नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की अगली सीरीज। और इकोनॉमिक्स की इस सीरीज में हम बात करेंगे, सबसे पहले कल का छोड़ा हुआ कुछ टॉपिक बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत में बैंकिंग का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले हम कल ब्लू इकोनॉमी की हमने बात करी थी, और ब्लू इकोनॉमी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्लू इकोनॉमी बेसिकली समुद्र से रिलेटेड होती है, और समुद्र से हमें संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं हम समुद्र से लेकर कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे रहें। और इस समुद्र से संबंधित पूरी की पूरी गतिविधियां जो होती हैं, जैसे कि समुद्र में कुछ निर्माण करना है, या फिर समुद्र से कुछ चीज़ें निकालना है, या फिर रिफाइनरी वगैरह जो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं समुद्र से, वो सब के सब प्रोडक्ट आपके ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र के होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत में बैंकिंग का इतिहास। और बैंकिंग के इतिहास में हम लोग जानेंगे प्रारंभ से लेकर 1806 तक का इतिहास। फिर इसके बाद हम प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम 1860 से लेकर 1913 तक के बैंकों के बारे में जानेंगे। और फिर हम 13 से लेकर 17 तक का जो बैंकिंग संकट आता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम 1917 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इसके अलावा भारतीय बैंकों का विलय और वर्तमान तक में जितने बैंकों का विलय हो चुका है, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसके साथ हम लोग विलय एवं अधिग्रहण में अंतर क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानियां क्या होती हैं, और किस प्रकार से विलय किया जाता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभ से लेके 1806 तक के कुछ बैंकिंग इतिहास की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम वैदिक युग में, वैसे बैंकिंग जो है वो ईसा से लगभग 600 ईस्वी साल पुराना इतिहास है उसका। और प्रारंभ में जो बैंकिंग है उसका एक अर्ध विकसित रूप ही दिखाई देता है, जिसमें साहूकार या ऋण देने वाला व्यक्ति केवल ऋण प्रदान करता था और वह जमाएं स्वीकार नहीं करता था, मतलब आपसे जमा नहीं लेता था और ना ही आपको कोई ब्याज प्रदान करता था। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो यानी बैंकिंग के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो लगभग 600 बीसी से शुरुआत होती है, से प्रारंभ होती है। और इसके बाद धीरे धीरे करके ऋण सामग्री के रूप में, मतलब आप धन या फिर कुछ अन्य सामग्री रही होगी उसको ऋण के रूप में लेते चले आए हैं हम लोग। और वैदिक काल में प्रमाण मिलते हैं कि ऋग्वेद में भी और इसके साथ साथ अन्य यजुर्वेद में भी बहुत सारे ऋण के प्रमाण मिलते हैं। और ऋण शब्द बहुत बार यूज किया गया है उसमें। और उस समय ऋण पर जो ब्याज प्राप्त होती थी उसे सूदखोरी कहा जाता था। सूदखोरी, जैसे आज भी कहते हैं कि सूदखोरी कर लेना, है ना, तो ब्याज को सूदखोरी कहा जाता था। सूदखोरी कहते थे। आपने समझा कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋण प्रणाली चली आ रही थी उसी को हम बैंकिंग का प्रारंभिक इतिहास कह सकते हैं। लेकिन फिर हम धीरे धीरे करके इस बैंकिंग के सेक्टर में विकास होता रहा, और धीरे धीरे ये जो महाजन लोग होते थे, सर्राफ होते थे, सेठ होते थे, उन्होंने अपना एक दायरा बढ़ा लिया। और दायरा बढ़ाने के साथ ही मुगल काल की जब बात करते हैं हम, मुगल काल में तब तक यह पूरा का पूरा बैंकिंग प्रणाली विकास कर चुका था। और उस समय यहाँ पर जमाएं भी स्वीकार की जाने लगी थी, जमाएं भी स्वीकार की जाने लगी थी। इसके अलावा ऋण प्रदान किए जाने लगे थे। ये ऋण बेसिकली राजा या उस समय जो शासक रहा होगा, राजा या शासक
इसके अलावा व्यापारी वर्ग, ये सब के सब कुछ इस प्रकार कुछ महाजनों से ऋण लेते थे और उस ऋण का उपयोग अपने व्यापार में या फिर राजा लोग अपने राज्य के संसाधनों की वृद्धि में करते थे। लेकिन मुगल काल के बाद जब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी की और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ हो जाता है। आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस आधुनिक बैंकिंग के प्रारंभ से पहले की जब हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि उस समय जो महाजन लोग होते थे और जो सर्राफ लोग होते थे उन्हें हम देसी बैंकर्स कहते थे, मतलब स्वदेशी, अपने देश के ही बैंकर्स होते थे और वे बैंकर्स राष्ट्र के या व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष के संसाधनों के विकास में योगदान देते थे। लेकिन आधुनिक बैंकिंग जो कि लाभ से जुड़ी हुई बैंकिंग थी, उसकी शुरुआत तब तक नहीं हुई थी। और जब हम 17वीं शताब्दी में बात करें तो उस समय जगत सेठ नाम के एक महाजन का एक घराना हुआ करता था, सेठ हुआ करता था, और वह मुर्शिदाबाद का हुआ करता था। और मुर्शिदाबाद में उसने इसके अलावा अपनी प्रधान कार्यालय खोल रखा था मुर्शिदाबाद में, और इसके अलावा उसने पूरे भारत में अपनी कोठियां स्थापित कर रखी थी और वह उनसे ऋण प्रदान करता था। आप देखेंगे कि कार्नवालिस आता है उस समय, और कार्नवालिस उसके मतलब इस कोठी की तुलना वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर देता है। इसका तात्पर्य है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तुलना में जगत सेठ का जो व्यापार था वो कितना बड़ा रहा होगा कि उसकी तुलना कार्नवालिस ने बैंक ऑफ इंडिया से कर दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बैंक इन मुगल इंडिया, एक पुस्तक लिखी गई है हबीब द्वारा, प्रोफेसर हबीब हैं, उन्होंने लिखी है और उन्होंने कहा है कि मुगल काल तक बैंकिंग का सर्वाधिक विकास हो चुका था। और मुगल काल के बाद धीरे धीरे जब पैटर्न चेंज होता है और यूरोपीय कंपनियां आती हैं, तो यूरोपीय कंपनियां कुछ नए तरीके से बैंकिंग प्रणाली को प्रारंभ करती हैं और विभिन्न प्रकार की हुंडियाँ वगैरह ये सब जारी किए जाने लगते हैं, और इसके साथ ही बैंकिंग के विकास का प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं कि इनके कार्य क्या थे, जो देसी बैंकर्स हैं वो कौन कौन से कार्य करते थे। तो देसी बैंकर्स में जब हम देखते हैं तो देसी बैंकर्स सबसे पहला कार्य करते थे हुंडी जारी करना। हुंडी जारी करना, और यह हुंडी जो होती थी यह एक प्रकार का आधुनिक वाणिज्यिक पत्र होता था। आधुनिक वाणिज्यिक पत्र होता था यह, और यह एक चिट्ठी नुमा टाइप का होता था। और इस चिट्ठी नुमा हुंडी को ले जाकर, इसमें 3 आते थे, एक हुंडी जारी करने वाला, दूसरा हुंडी को धारण करने वाला और तीसरा हुंडी का भुगतान करने वाला। यह तीनों के तीनों व्यक्ति आते थे। और हुंडी 2 प्रकार से यूज की जाती थी। एक थी आपकी दर्शनी और दूसरी थी आपकी मियादी। दर्शनी का भुगतान तत्काल करना पड़ता था। जो हुंडी धारक है उसे दर्शनी का भुगतान तत्काल करना पड़ता था, जबकि मियादी के लिए 31, 41, 51 दिन का समय अंतराल होता था। और इन समयावधि में हो सकता था कि मियादी का भुगतान कर दिया जाए। फिर दूसरी हम बात करते हैं कि जो उस समय के देसी बैंकर्स रहे हैं, वे देसी बैंकर्स बीमा करने का कार्य भी किया करते थे। और बीमा करने में वो लोग बेसिकली जो
आम जन लोग होते थे उनसे वह ज़्यादा प्रीमियम वसूलते थे, और जबकि बड़े घराने होते थे उनसे कम प्रीमियम वसूल करते थे। बड़े घरानों से क्या होता था, वो किस्त के रूप में जो आप देखते हैं कि कमीशन जो होता है वह कमीशन भी वह ज़्यादा लिया करते थे, और जबकि बड़े घरानों से, राजघराने से लगभग 4 से 5% कमीशन वो लोग ले लिया करते थे, और बहुत ही कम मात्रा में कमीशन ले लिया करते थे। और जब हम तीसरी बात करते हैं तो ये ऋण भी जारी किया करते थे। तीसरा पॉइंट है ऋण जारी करना। ऋण जारी करना, तो इस प्रकार ये देसी बैंकर्स कार्य करते रहे, लेकिन देसी बैंकर्स ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए, इसका रीज़न क्या है कि वो लोग अंग्रेजी भाषा से उतना परिचित नहीं थे, और अंग्रेज लोग अंग्रेजी भाषा का यूज करते थे, और अंग्रेजी भाषा का परिचय ना होने के कारण उनका संवाद स्थापित नहीं हो पाता था, और जिस कारण वह अच्छे तरीके से सबल नहीं हो पाए, और जिसके कारण अंग्रेजी लोगों की वो सहायता नहीं कर पाए। और अंग्रेजी लोगों की जब सहायता नहीं कर पाएंगे तो सिचुएशनल के अनुसार उनका क्या हुआ, ह्रास होना स्टार्ट हो गया, और ह्रास होने के साथ ही देसी बैंकर्स में कमी आने लगी। फिर हम बात करेंगे आधुनिक बैंकिंग के प्रारंभ की। और आधुनिक बैंकिंग के प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी लोगों ने या अंग्रेजों ने व्यापारिक ग्रहों की या व्यापारिक फर्मों की स्थापना प्रारंभ कर दी, और इन फर्मों को एजेंसी ग्रह कहा गया। एजेंसी ग्रह भी कहा गया। तो ये फर्में बेसिकली क्या काम करती थी, ये फर्में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में सहायता प्रदान करती थी। व्यापारिक सहायता देती थी। इसके अलावा दूसरा काम करती थी, ये लोग बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य करती थी। बैंकिंग कार्य, तो यानी व्यापारिक फर्में जो थीं वह ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सहायता भी प्रदान करती थी, और इसके साथ साथ बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य भी करती थी, और यह दोहरे कार्य संरचना को अपनाए हुए थी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उस समय के जो 2 बड़े व्यापारिक फर्म रहे हैं उनमें से एक था, पहला था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, दूसरा था मेसर्स फर्गुसन एंड कंपनी। तो बेसिकली कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे उस समय एजेंसी ग्रह, जिसमें से पहला अलेक्जेंडर एंड कंपनी, दूसरा मेसर्स फर्गुसन एंड कंपनी। और इन्हें अपनी कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार भी प्राप्त था। इसके अलावा इन्हें वाणिज्यिक अधिकार भी प्राप्त थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनके बाद, यह तो आपके एजेंसी ग्रह हो गए, लेकिन इनके बाद भी फिर से बैंकों की, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना स्टार्ट होती है, और वह स्टार्ट होती है आपकी 1806 के बाद। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। अब तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहले यूरोपीय बैंक की स्थापना की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका पहला यूरोपीय बैंक था,
और उस समय जितनी राशि पर इस बैंक को बनाया गया था वह राशि थी आपकी 20 लाख रुपए। इस राशि पर इस बैंक को स्थापित किया गया था और यह 1832 ईस्वी में टूट जाता है, मतलब यह सफल नहीं हो पाया और 1832 में टूटा। फिर हम बात करेंगे, अब हम इस दूसरे 1806 से 1860 तक की बात करते हैं, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की। तो सबसे पहले 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र से, कंपनी के आज्ञा पत्र से एक बैंक की स्थापना की जाती है और उस बैंक का नाम होता है बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता, और उसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। बैंक ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और इस बैंक को 1823 में नोट जारी करने का अधिकार मिल गया। अधिकार प्राप्त हो गया। फिर इसी ही बैंक को 1839 में भारतीय विनिमय का कार्य करने का कार्य मिल गया, अधिकार मिल गया। भारतीय विनिमय कार्य का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई और बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे स्थापित किया गया। फिर इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, ऑफ मद्रास बना। और इस प्रकार से कुल भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हो जाते हैं और तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक उस समय के सरकार का पूरा कार्यभार संभाल लेते हैं और इन्हें नोट जारी करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। लेकिन 1861 में क्या होता है कि गवर्नमेंट नोट जारी करने का अधिकार अपने पास ले लेती है, बाकी बैंकिंग से जुड़े हुए कार्य ये तीनों बैंक मिलके कर सकते थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1861 में नोट जारी करने का अधिकार छीन लिया गया, करने का अधिकार छीन लिया गया। इसके बाद अब देखते हैं कि ये तीनों के तीनों जो बैंक थे यह आपके 1920 तक सफलतापूर्वक कार्य करते रहे, सफल रहे। 1920 तक ये सफल रहे, लेकिन 1921 में तीनों का मर्जर हो गया और मर्जर करके एक नए बैंक की स्थापना हुई जिसे हम लोगों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इसी को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका एक व्यावसायिक बैंक था, यानी यह एक यूरोपीय प्रबंधित बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यूरोपीय प्रबंधित बैंक था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एक्ट आया था 1954 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण एक्ट 1954 और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनाया गया। तो इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। अब हम देखते हैं 1860 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है।
इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। फिर 1875 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना होती है। बैंक ऑफ शिमला की स्थापना की जाती है और ये दोनों के दोनों ही यूरोपियों द्वारा प्रबंधित थे। यूरोपीय प्रबंधन था इनमें। लेकिन फिर बात करते हैं कि पहला भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कब स्थापित किया गया। तो यह बैंक 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो कि पूर्णतः भारतीय स्वामित्व पर था। भारतीय प्रबंधन या स्वामित्व पर था। स्वामित्व पर यह बैंक था। इसके बाद 1894 में ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है। बैंक की स्थापना होती है। इसके बाद 1909 में पीपल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। पीपल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों, जो कि अवध कॉमर्शियल बैंक था, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक था और पीपल बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों ही भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक थे। लेकिन इनमें से पहला बैंक कौन सा स्थापित किया गया था? अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि भारतीय प्रबंधन या स्वामित्व पर स्थापित किया गया था। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा अन्य कौन से बैंक बनाए गए। तो जब हम बात करते हैं 1906 से 13 के दौरान की, 1906 से 13 के दौरान की 13 के दौरान, तो उस समय लगभग 18 बैंक हो चुके थे, जो कि भारतीयों के प्रबंधन में थे। अगर इनमें से कुछ बैंकों के हम नाम देखते हैं तो हम पाएंगे कि उस समय 18 बैंक हो गए थे, जैसा कि मैंने बताया। और उसमें से कुछ प्रमुख बैंक, जैसे कि आपका बीओबी रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहा है, बैंक ऑफ इंडिया रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक रहा है। तो इस प्रकार से कुछ बैंक थे जो कि उस समय स्थापित हो चुके थे। अब हम बात करते हैं 1913 से लेकर 1917 तक का जो बैंकिंग संकट उत्पन्न होता है, इसके विषय में बात करते हैं। 1913 से 17 का संकट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1913 से 17 का संकट प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ संकट है। और उस समय जो बैंक थे वो अपर्याप्त नगद मुद्रा को स्टोर करके रख रहे थे और स्टोर करने के कारण संकट उत्पन्न हो गया था। और इस संकट के कारण जो क्या हुआ कि लोगों का भरोसा बैंकों के ऊपर से उठने लगा। तो संकट के कारण सबसे पहले हम जानते हैं कि कारण क्या थे। तो पहला, नीतियां नहीं थी, नीतियों में कमी थी। इसका मतलब इसके अलावा बैंकों का अपर्याप्त कोष, इसके अलावा तीसरा, प्रबंधन नहीं था। कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था जो कि इनको प्रबंधन कर पाता। तो इस प्रकार से 1813 का संकट उत्पन्न होता है नीतियों की कमी के कारण। बैंकों ने जो पैसा स्टोर करके रखा था या फिर प्रबंधन सही नहीं था, कोई केंद्रीय बैंक नहीं था उस समय, और जिस कारण 1813 का संकट उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर हम बात करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं एक सुधार की स्थिति बनेगी और उस सुधार की स्थिति के लिए 1921 में यंग हिल्टन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के सिफारिश के आधार पर इसमें संस्तुतियां दी गई थी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना। यह इनकी संस्तुति थी
और यंग इंटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यानी आरबीआई एक्ट 1934 लाया जाता है और 1934 के बाद 1935 में बैंक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बैंक कार्य प्रारंभ, नाम आप जानते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यह बैंक उस समय एक प्राइवेट बैंक था, ना कि एक सरकारी बैंक। यह उस समय प्राइवेट बैंक था, सरकारी बैंक नहीं था। और यह 1949 में राष्ट्रीयकृत किया जाता है और राष्ट्रीयकृत करके इसको एक राष्ट्रीय बैंक बना दिया जाता है। राष्ट्रीयकृत किया गया और राष्ट्रीय बैंक बनाया गया और यह एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में, एक नोडल एजेंसी के रूप में सभी बैंकों का स्वामित्व कर रहा है। किस एक्ट के तहत इसे गठित किया गया था? 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत, और इसने 1935 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ हम बात करते हैं कि राष्ट्रीयकरण किस एक्ट के तहत किया गया, तो उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया। बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया। और 1965 में इसे संशोधित किया गया। और इसी बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत ही आरबीआई विभिन्न बैंकों का रेगुलेशन करती है। आरबीआई को रेगुलेशन का अधिकार देता है यह कंपनी अधिनियम। रेगुलेशन का अधिकार प्रदान करता है। दूसरी बात करते हैं कि इस बैंक की उस समय कई शाखाएं खोली गई, जिसमें से कलकत्ता, मद्रास, बम्बई व रंगून शाखाएं थीं। और यह पूरा का पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड पर आधारित था। बैंक ऑफ इंग्लैंड पर आधारित बैंक था, ये पर आधारित था। तो इस प्रकार से आपने जाना कि आरबीआई का किस तरह से गठन किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया, किस एक्ट के तहत उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा उसके जो शाखाएं रही हैं वह भी आपको पता चली। इसके साथ साथ कंपनी बैंकिंग अधिनियम भी आपको पता चला 1949 का। और भारत के आरबीआई के अनुसूची के अंदर जो भी बैंक आते हैं उनका प्रबंधन इसी 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत ही किया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी और मैंने बताया था कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया और उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। लेकिन हमने यह जाना कि उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की भागीदारी का लगभग 15% अंश ही शामिल था और बाकी जो शेष अंश था वह जनता का या निजी क्षेत्र का शामिल रहा है उसमें।
अब हम बात करेंगे कि विलय क्या होता है और अधिग्रहण क्या होता है। बैंकों के विलय का प्रारंभ हो जाता है और बैंकों के विलय से तात्पर्य है कि जब दो बैंक मिलकर एक सहयोगी रूप से या संयुक्त रूप से किसी नए बैंक के निर्माण के लिए हिस्सेदारी ले लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बैंकों का विलय। लेकिन जब कोई बड़ा बैंक किसी छोटे बैंक की जो संपत्तियां होती हैं और जो देयताएं होती हैं उसका अधिग्रहण कर लेता है तो उसको कहते हैं बैंकिंग का अधिग्रहण। और अब हम इसके इतिहास की बात करेंगे, बैंकिंग के विलय के इतिहास की बात करेंगे कि किस प्रकार बैंकिंग का किन किन समयांतराल में विलय हुआ। और बैंकों के विलय का मुख्य लक्ष्य होता है कि एक बड़े बैंक की स्थापना करना जो कि हमारी सार्वजनिक आवश्यकताओं को आसानी के साथ पूरा कर सके और इसके साथ साथ एक बड़ी मात्रा में हमें लोन प्रदान कर सके। यह बैंकिंग के विलय का मुख्य कारण होता है। तो अब हम बात करते हैं बैंकों के विलय से संबंधित डाटाबेस की। और बैंकों के विलय का कारण मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। बैंकों का विलय बेसिकली बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए किया जाता है। और बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार की दृष्टि से पहला जो विलय किया गया तो वह बंगाल सेंट्रल बैंक, कोमिला बैंकिंग नियम, कोमिला यूनियन बैंक और हुगली बैंक को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर इसके बाद 1951 में भारत बैंक का पीएनबी में विलय कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। फिर इसके बाद 2008 में एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया गया। 2010 में एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया गया। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, भारतीय महिला बैंक, इन सब को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। और इसके बाद 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का और पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एंड इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। फिर इसके बाद केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक व इसके साथ साथ कारपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। और इसके साथ साथ पीएनबी आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाता है। अब देखते हैं कि इन बैंकों के विलय के क्या उद्देश्य रहे और इनके नुकसान क्या हैं, इनकी हानियां क्या हैं। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं विलय के प्रभाव क्या होंगे, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जनता पर विलय का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग के अंतर्गत जो भी जमाएं होती हैं, जो भी ऋण लिए जाते हैं, इसके साथ साथ जो भी आपका निवेश होता है, इनकी जो दरें होती हैं उन दरों पर कोई प्रभाव नहीं आता है। दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेम बने रहते हैं। परंतु यहां पर बदलता क्या है, आपका अकाउंट नंबर बदल जाता है, चेक बुक बदल जाती है, MICR कोड, इसके अलावा IFSC कोड बदल जाते हैं। और इसके अलावा अन्य जो कि आप सुविधाएं ले रहे होंगे, इंटरनेट सुविधा ले रहे होंगे, उसके लिए वो कोड भी बदल जाते हैं। और इसके साथ साथ आप जब थर्ड पार्टी को अपना डाटा भेज रहे हो या डाटा उसके साथ रजिस्टर कर रहे हो तो वो सब चीज़ें भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए जब भी विलय होता है तो आपको अकाउंट नंबर चेंज करवाना पड़ता है, बैंक की IFSC कोड चेंज हो जाता है और हो सकता है कि बैंक की वो ब्रांच भी ना रहे और ब्रांच भी बदल कर कहीं और हो और उस ब्रांच में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी मर्जर के दौरान अगर
मान लीजिए कि किसी बैंक का विलय दूसरे बैंक में होना है। बैंक सपोज करते हैं बैंक ए का विलय बैंक बी में होना है, तो बैंक ए के सभी जो कस्टमर होंगे, सभी कस्टमर बैंक बी के कस्टमर बन जाएंगे। ऑटोमेटिक अपने आप ही वह बैंक ए से बैंक बी के कस्टमर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि विलय के लाभ क्या होते हैं। तो विलय से लाभ होता है, पहला, बैंकों की स्थिति बदल जाती है, स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। दूसरा, बैंकों का जो परिचालन लागत आ रहा है, मतलब अलग अलग जगह ब्रांच खोल रहे हैं और उन्हें कर्मचारी रख रहे हैं, इसके अलावा सेटअप रख रहे हैं, उसमें भी कमी आ जाती है, परिचालन लागत में कमी आ जाती है। इसके अलावा और क्या होता है कि एक बड़ा ऋण प्रदान करने की क्षमता आ जाती है, प्रदान करने की क्षमता। इसके अलावा यह बड़े बड़े बैंक अपनी ब्रांचेज को जगह जगह पर खोलते हैं, जिससे कि क्षेत्रीय स्तर तक इसका विकास हो जाता है, क्षेत्रीय स्तर तक विकास भी हो जाता है। और क्या होता है, और इससे अगला लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक बन जाते हैं, बैंक बनते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि विलय की हानियां क्या होंगी। भाई केवल और केवल किसी विलय में लाभ नहीं होते, उसके अलावा कुछ हानियां भी होती हैं। तो हानियां क्या होगी कि परिचालन लागत में कमी तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कर्मचारियों के जो रोजगार के अवसर हैं वह कम हो जाएंगे, यानी रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस विलय का बेसिकली तब तक कोई प्रभाव नहीं हो सकता जब तक कि इस पर सुशासन ना किया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी तक में नीरव मोदी या फिर विजय माल्या जैसे लोग कमज़ोर प्रणाली के कारण ही यहाँ से लोन लेकर विदेश में भाग गए हैं और एक बड़े बैंक से लोन लेकर गए हैं। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा बैंक बनाया जाए। तो यदि सुशासन नहीं होगा तो बड़े बैंक को बनाने का क्या फ़ायदा। बड़े बैंक से लोग लोन उठा लेंगे और फिर आएगी एनपीए की समस्या। तो एनपीए की समस्या किसके बिना? सुशासन के बिना। सुशासन के बिना एनपीए की समस्या जन्म लेती है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा लोन लिया जाता है और जब उसे जमा नहीं किया जाता है तो एक 90 दिन की सीमा के बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। वह धन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है जब जमा नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं विलय के प्रावधान क्या होते हैं। तो जब भी विलय किया जाता है, किसी भी बैंक का विलय किया जाएगा, तो उस समय उस बैंक के जो भी शेयर धारक होंगे उनमें से प्रत्येक बैंक के 2/3 शेयर धारकों की अनुमति आवश्यक होती है। अनुमति होगी तभी 2 बड़े बैंकों का या फिर 2 छोटे बैंकों का विलय किया जाता है। तो इस प्रकार पूरे के पूरे बैंकिंग का विकास होता है। शुरुआत से लेकर अंत तक बैंकिंग का विकास हुआ और बैंकिंग के विकास के दौरान हमने देखा कि एक बड़ी केंद्रीय बैंक निकल कर सामने आती है जिसे हम आरबीआई कहते हैं। और आरबीआई का फुल फॉर्म आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है और इस समय इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो इस प्रकार हमने इन सभी विकास के बारे में जान लिया और अब हम अगला लेक्चर में बात करेंगे कि आरबीआई के अंतर्गत उसका संरचना किस प्रकार होती है, उसका गठन किस प्रकार होता है और वह किन प्रकार के कार्यों को करती है। तो
आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारा प्रोत्साहन बना रहे, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा खुशी महसूस हो कि हम लोग भी इतना मेहनत करने के बाद इतना मटेरियल ला रहे हैं, तो उससे हमारे लोगों को भी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूपीएससी जीएस आपका आगे आने वाले विभिन्न लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत भी करता है।